पिछले के क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट करें, आगे बढ़ा जाए। वो जो था ना बाउंड्री वाला जो क्वेश्चन था ना तुम लोगों का, वो वही था, क्या कहते हैं, डायथर्मिक ही होता है, ठीक ना, एडियाबेटिक और डायथर्मिक, ठीक ना, सही था हम लोगों का वो। चलो बाउंड्री में और क्या बता दे तुम लोगों को, क्या क्या बता दिए थे बाउंड्री में, जरा बताना। चलो चलो चलो, हाँ, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी रियल एंड बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। और बाउंड्री का कुछ भी सिस्टम और सराउंडिंग से लेना देना नहीं है, ठीक ना, वो बस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। यूनिवर्स डिफाइन करते टाइम हम लोग बाउंड्री की चर्चा नहीं करते हैं। ये सारी बातें हो चुकी थी ना। चलो थोड़ा सा उसमें और देख लो बाउंड्री में ही, ठीक ना। जो रियल और इमेजिनरी जो बाउंड्री कह रहे थे हम लोग, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। और बाउंड्री को ना दो और अलग हिस्सों में बांटा गया है, ठीक ना। एक है तुम लोगों का मूवेबल और दूसरा है फिक्स्ड, ठीक ना। एक ही सिस्टम में हम लोगों को मूवेबल बाउंड्री भी मिल सकती है और फिक्स्ड बाउंड्री भी मिल सकती है। वो फ्लेक्सिबल जो हम लोग चर्चा करे थे ना, उसमें हो गया था वो। वैसे अगर तुम लोगों से कभी कोई अलग तरीके से पूछे मूवेबल और फिक्स्ड में, तो कैसे समझाओगे ये देख लो। देखो बाउंड्री अगर मूवेबल है, ठीक ना, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लो इधर देखना, रियल समझने की पहले कोशिश करते हैं, ठीक ना। रियल बाउंड्री में वही पिस्टन वाला जो एग्जांपल था उसी से। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो, माना कि ये कोई मेरा पिस्टन वाला सिलेंडर है, ठीक ना, और ये वाला हिस्सा है जो कि मूव कर सकता है, ठीक ना। और ऐसे ही समझने के लिए मैंने क्या मान लिया, इसमें ये किनारे किनारे, मतलब ये वॉल्स तो हैं ही पहले से मेरे पास, जैसे कि उसको अच्छे से बना लेते हैं। देखो ये वॉल्स तो है ही मेरे पास, ठीक ना। ये वाला, ठीक ना। चलो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इसमें किनारे 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 ऐसी एक इमेजिनरी वॉल मान ली मैंने, ठीक ना। एक इमेजिनरी बाउंड्री है ये वाला, जो अंदर हम लोग डॉटेड डॉटेड करके बनाते हैं ना, वो इमेजिनरी बाउंड्री है। और यहाँ पे मैंने किया क्या, सबका नाम दे दिया। इसको बोले फर्स्ट, इसको क्या बोले सेकंड, इसको बोले थर्ड, और इस वाले को क्या बोले फोर्थ। तो इस वाले एग्जाम्पल में तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा क्या है, यहाँ पे कितने मूवेबल बाउंड्री है और कितनी फिक्स्ड बाउंड्रीज है, बता सकते हो क्या। क्या बाउंड्री नंबर 1 2 3 फिक्स्ड की कैटेगरी में आएंगी, और बाउंड्री नंबर 4 किसकी कैटेगरी में आएगा, मूवेबल बाउंड्री की कैटेगरी में आएगा, ठीक ना। तो बाउंड्री को आगे चल के ऐसे ही दो और हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन सा, फिक्स्ड और मूवेबल, ठीक ना। जिसमें से ये सभी की सभी बाउंड्रीज कौन सी वाली है, रियल बाउंड्रीज है। सभी बाउंड्रीज कौन सी हैं, रियल बाउंड्रीज है, ठीक ना। तो बाउंड्री में बहुत ज्यादा नहीं था, यही छोटा सा एक टॉपिक जो था हम लोगों का छूट गया था। चलिए अब आगे देखिए, हेडिंग जमाइए, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, एक जगह कहीं मन हो तो बना लेना, ठीक ना, कि 1 2 3 जो है वो फिक्स्ड है और फोर्थ जो है वो कौन सा है, मूवेबल है, ठीक ना। उसके बाद हेडिंग जमाइए, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल कल से शुरू हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक ना। कल हम लोग वो स्टार्ट करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जो उसके पहले जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला हिस्सा है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोकल्ट पेंडुलम, कोरियोलिस फोर्स, वो सारी चीजें पहले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। कल से एक्सपेक्टेड है, कल से कि शुरू हो जाएगा, ठीक ना, गारंटी नहीं है, एक्सपेक्टेड। बिठा दें, बताना। चलो हेडिंग जमाओ, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। चलो कोई बताएगा कितने प्रकार का होता है, सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, उस पर रख दो। 3 टाइप का, कौन कौन सा,
चलो बहुत बढ़िया। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सभी ने पढ़ा होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा है नहीं। सही पूछो तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ठीक ना। हम लोगों को पढ़ाया ही बहुत कम जाता है इसको। बस हम लोग जैसे ओपन के बारे में क्या जानते हो कि जहाँ पे मास का भी ट्रांसफर होता हो और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता हो। क्लोज वो वाला आता है जिसमें बस एनर्जी का ट्रांसफर होता हो बट मास का ट्रांसफर नहीं होता हो। और आइसोलेटेड में क्या था, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो ना ही मास का ट्रांसफर हो। अरे यही पढ़े हो ना, बताना। चलो उसमें देखो, उसमें है बहुत ढेर सारी चीजें। हम लोग तो ऐसे ही जनरली बस ऐसे पढ़ा दिया जाता है। इधर देख, एक बक्सा बनाते हैं, ठीक ना। इंटरैक्शंस की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। और इंटरैक्शन कितने प्रकार से संभव है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? आइदर बाय मास और बाय एनर्जी, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एनर्जी ट्रांसफर। और यहाँ पे मैंने लिखा मास का ट्रांसफर या फिर मैटर का भी ट्रांसफर लिख सकते हो। ये वाली बात क्या मैं पहले बता चुका हूँ। सबस्टेंस का ही लिखा रहे तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं, या फिर अगर पार्टिकल लिखा रहे तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक ना। तो मैटर भी लिख सकते हो और मास भी लिख सकते हो। वेल मास लिखने में ज्यादा फायदा है क्योंकि अभी देखना, अभी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। एनर्जी का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर। यहाँ मैंने पहले सबसे पहले कौन सा डिस्कस करें? क्लोज्ड। फिर कौन सा डिस्कस करें? ओपन। और उसके बाद कौन सा डिस्कस करें? आइसोलेटेड। कौन सा डिस्कस करें? आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर संभव है बट मास का ट्रांसफर संभव नहीं है। ओपन सिस्टम में क्या है? एनर्जी का भी ट्रांसफर संभव है और मास का भी ट्रांसफर संभव है। यानी कि अगर आपका ओपन सिस्टम है तो वहां पे जो थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शंस होंगे, ठीक ना, वहां पे जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ऑकर करेगा वहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर दिखाई पड़ेगा और मास का भी ट्रांसफर दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि जो एक्सचेंज हो रहा होगा वो एनर्जी भी हो रही होगी और मास में भी कोई ना कोई बदलाव आ रहा होगा। और आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर ना ही मास का ट्रांसफर। अब बात आती है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल्स बता दिए जाएं इसके, ठीक ना, क्लोज्ड का, ओपन का और आइसोलेटेड का। तो कोई एग्जांपल बताएगा क्लोज्ड का? एग्जांपल हाँ, वो क्लोज्ड का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए भैया, क्लोज्ड वेसल कोई भी, मतलब एक कुछ भी मान ले। अभी कुकर का वैसे एग्जांपल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। कुकर दोनों में आ जाता है, ठीक ना। ओपन में भी आ सकता है, क्लोज में भी आ सकता है। उसके पहले याद करो, पहला दिन मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल लिया था कॉमन सा, कि एक भगोना लिए थे, भगोने को जब तक ढक करके रखे थे, ठीक, तब तक क्या हो रही थी? एनर्जी उसके बढ़ रही थी या फिर घट रही थी, या फिर जैसा कंडीशन तुमने लगा रखा है वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर दिखाई पड़ रहा था लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं दिखाई पड़ रहा था। वैसे ही क्या करा, उसी पतीले में जिसमें तुमने पानी रख रखा था, उसी पतीले पर से क्या करा था, जब तुमने ढक्कन हटा दिया था तो पानी जब खौल रहा था तो पानी खौलने के साथ साथ भाप में कुछ पानी उड़ भी जा रहा था तुम लोग का, तो वहां पे मास में भी चेंज आ रहा था और एनर्जी में भी चेंज आ रहा था। अरे याद है? तो वो वाला जो एग्जांपल था वो हमारा ओपन सिस्टम का हो गया था, जब तक पतीला खुला था तब ओपन सिस्टम हो गया, जब तक पतीला बंद था तब तक क्लोज सिस्टम का हो गया। उसके पहले कौन सा और एग्जांपल ले सकते हो? जैसे कि बलून वाला जो एग्जांपल था, ठीक ना। बलून वाले में देख रहे थे, बलून में कहीं मास का चेंज हो रहा था क्या? अगर मैं मान लूं मैंने बलून में क्या करा, या फिर वाटर के बॉटल मैंने कोई ली और उसमें क्या करा, पानी भर दिए और उसको खूब ऐसे ऐसे उसके ऊपर काम किए हम, क्या उसके टेम्परेचर में अंतर आएगा? उसकी एनर्जी बदलेगी? बताना। लेकिन क्या उसमें मास बदलेगा क्या? पानी पहले भी अगर 1 लीटर था तो बाद में भी कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, ठीक ना। तो वाटर बॉटल, बलून के साथ भी क्या यही होगा? बलून में अगर पानी भर दूं तो बलून में भी पानी का मास तो कम होगा नहीं, या फिर जो भी तुमने अगर मान लो कोई गैस ही भर दी हो, ठीक ना, तो उसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। चेंजेस आएंगे किसमें? एनर्जी में बस, ठीक ना। तुम उसके ऊपर कैसा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका बलून वाला, वाइट वाला यूज करते हैं। बलून हो गया, और कौन सा? वाटर बॉटल। और कोई एग्जांपल बताओ। जो ये जो बल्ब लगा रहता है ना तुम लोग का बिजली वाला, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का? जहां पे क्लोज सिस्टम का, वहां पे देखो मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब और भी कई एग्जांपल्स हैं, ठीक ना। और क्या ले लोगे? बस प्रेशर कुकर अंतिम में डिस्कस करते हैं। प्रेशर कुकर मेरा क्लोज में भी आ सकता है, ओपन में भी आ सकता है, ठीक ना। एमएसक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रेशर कुकर का।
तो उसमें ऑप्शन में था कि वो क्लोज में आएगा कि ओपन में आएगा, तो दोनों में आएगा वो, ठीक ना। अभी मैं बताता हूं कैसे। तब तक ओपन सिस्टम का कोई एग्जांपल बता दो। ओपन सिस्टम का, ओपन सिस्टम का पहले डेफिनेशन क्या था, जहां पे मास का भी ट्रांसफर होता रहे और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता रहे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, ठीक ना। ह्यूमन बॉडी, हमारा जो शरीर है, ये सबसे बेहतर एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। क्या मास का भी ट्रांसफर होता रहता है और क्या एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। मास का ट्रांसफर किस सेंस में, जैसे कि मान लो खाना वाना खाते हो तो पसीने के रूप में तुम्हारा कुछ ना कुछ वेट, मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ मास बाहर ही तो आता है। जो पानी, पहले तुम्हारे शरीर में पानी की अमाउंट ज्यादा था, पसीना हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ पानी तुम्हारा बाहर निकल गया, ठीक ना। और भी कई एग्जाम्पल से ह्यूमन बॉडी में रिलेट करा सकते हो तुम लोग। तो ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ओपन सिस्टम का, ठीक ना, ह्यूमन बॉडी। दूसरा कौन सा एग्जांपल ले लोगे, वही अभी जो कोई भी ऐसा सिस्टम, अब तो ओपन का तो कई एग्जांपल बता सकते हो, तुम ही लोग बताओ ओपन के एग्जांपल्स बताओ। यहीं पे जो वाटर बॉटल जो क्लोज था तुम लोगों का, अब इसी वाटर बॉटल को क्या कर दिए, खोल दिए तुम लोग, ठीक ना। जैसे कि मान लो ये वाटर बॉटल, ऐसे लिख लेना इसको, क्लोज्ड वाटर बॉटल, ठीक ना। अगर इसी क्लोज्ड वाटर बॉटल को, या फिर कोई भी पतीले वाला ही ले लो, ठीक ना, मेटेलिक था मान लो ये बॉटल तुम्हारा, तो ये पानी इसमें गर्म रहता, लेकिन मास में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर अभी इसी को क्या कर दें, ओपन कर दें, ठीक ना, तो इसमें क्या मास का भी चेंज हम देख सकते हैं और एनर्जी का भी चेंज देख सकते हैं। तो ओपन वाटर बॉटल। और कोई एग्जाम्पल बताओ, और कोई एग्जाम्पल। थर्मोडायनेमिक्स वाला कोई एग्जाम्पल बताओ। ये जितना पंप होता है ना, पंप हुआ, टरबाइन हुआ, ये सारा का सारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, एग्जांपल में लिख लीजिए। ओपन में क्या, सबसे पहला सबसे कॉमन कौन सा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। दूसरा कौन सा, ओपन वाटर बॉटल, ओपन वाटर बॉटल। तीसरा कौन सा, पंप, टरबाइन, ठीक ना। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, ठीक ना। चलो, अब आइसोलेटेड का तो एग्जांपल सभी को पता ही होगा। आइसोलेटेड के पास, हम लोगों के पास इंसुलेटेड जो वो आता है ना, इंसुलेटेड फ्लास्क जो आते हैं, वही एक एग्जांपल है किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे ना ही मास का ट्रांसफर होता रहे, ना एनर्जी का ट्रांसफर होता रहे, ठीक ना। तो आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है यूनिवर्स, ठीक ना, यूनिवर्स। और उसके बाद कोई भी एक, जैसे जनरली समझने के लिए हम लोग कौन सा वाला ले लेते हैं, वही मिल्टन का जो वाटर बॉटल आता है ना, वो इंसुलेटेड जो होता है जिसमें, लेकिन वो इंसुलेटेड वाले की जो कंडीशन है ना, उस वो जो वाटर बॉटल है उसमें एक कंडीशन है, लिमिटेड टाइम तक के लिए ही वो इंसुलेटेड का काम कर पाता है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं होगा ना कि जैसे कि मान लो तुमने उसमें पानी रखा गर्म करके और 4 दिन बाद आकर के उसको चेक करो, कहो कि भैया ये तो इंसुलेटेड ही नहीं है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ही वो जो इंसुलेटेड फ्लास्क होता है ना, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए इंसुलेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड का मतलब जैसे जब से कोरोना आया है ना, तो एक वो शब्द यूज सुन रहे हो ना तुम लोग, आइसोलेट कर लो अपने आप को, आइसोलेट कर लो तुम लोग। तो जैसे कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है ना, एकदम बाहरी दुनिया से एकदम कट जाना, ठीक ना, उसका बाहरी दुनिया से कुछ लेना ही देना ना हो, ठीक ना। तो जिस अगर तुम्हारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो वहां पे सराउंडिंग के कारण कोई सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तुम्हारा सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहना चाहिए, ठीक ना। मतलब सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही किसी प्रकार का मास का एक्सचेंज होगा। ये तो हम लोग भैया कॉमनली पढ़ते आते हैं, ठीक ना, और ये सभी को याद भी होगा। एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, ठीक ना, वो फ्लास्क वाला, इसको मिटाते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है ये प्रेशर कुकर वाला, कि प्रेशर कुकर क्या है, ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। तो याद रखिएगा, प्रेशर कुकर ओपन भी है और क्लोज भी है। प्रेशर कुकर ओपन में भी आ सकता है और क्लोज में भी आ सकता है। एमएसक्यू में कई बार पूछा हुआ है कि प्रेशर कुकर ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक ना, तो तुम लोग ओपन पे भी टिक करना और क्लोज पे भी टिक करना। अच्छा, और अगर सिंगल वाला ऑप्शन रहे तब क्या करोगे, तो प्रेशर कुकर के काम को ध्यान में रखते हुए टिक कीजिएगा, ठीक ना। प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, अंदर के प्रेशर को बाहर निकालना, ठीक ना, और उस प्रेशर को बाहर निकालने के दौरान उसमें से कुछ ना कुछ मास भी बाहर निकल जाता है,
ठीक ना। भाप के रूप में क्या होता है, वेपर के रूप में ना कुछ अमाउंट ऑफ पानी भी बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा मेन काम क्या उसका ओपन सिस्टम की तरह है, ठीक ना। लेकिन अगर एमएसक्यू में पूछेगा तो याद रखिएगा वो क्लोज भी माना गया है और ओपन भी माना गया है। क्लोज कब तक माना गया है, जब तक कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उसमें प्रेशर ना क्रिएट हो जाए कि वो सीटी को ऊपर कर पाए, ठीक ना। तो जब तक सीटी तुम्हारी ऊपर नहीं आई है उसके पहले वो कैसा सिस्टम है, वो एक क्लोज सिस्टम है, ठीक ना। लेकिन उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम ओपन सिस्टम की तरह है। लेकिन अगर मल्टीपल सेलेक्ट वाले में आता है तुम लोगों का कोई क्वेश्चन, तो ओपन पे भी टिक करना और क्लोज पे भी टिक करना, ठीक ना। खाली ओपन पे मत टिक करना। चलो अब आइसोलेटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तुम लोग का, याद यहाँ पे लिख लेना, प्रेशर कुकर। ठीक ना, यहां तक का हो गया तो बताओ आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिजिड कंटेनर में कोई गैस रखी हुई है और उसको किसी हाइट h से गिराया जा रहा है। किसी एक रिजिड कंटेनर में, रिजिड आइसोलेटेड कंटेनर में क्या करा गया है, एक गैस रखी गई है और उसको किसी एक हाइट h से नीचे गिराया जा रहा है। गैस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मान लो कि कोई तुम्हारा रिजिड कंटेनर है, ठीक ना, और इसमें क्या करा गया है, कोई भी गैस भरी गई है और किसी h हाइट से इसको जमीन पे गिराया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि गैस पे क्या असर पड़ेगा, कोई बताएगा। याद रखिएगा रिजिड आइसोलेटेड कंटेनर, ठीक ना। कोई बताओ गैस पे क्या असर पड़ेगा। अगर किसी भी रिजिड कंटेनर को जिसमें कोई गैस भरी हुई है और उसको किसी हाइट h से हम लोग नीचे गिरा रहे हैं तो गैस पे क्या असर पड़ेगा, उसमें क्या एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, नो चेंज ऑन द गैस आफ्टर। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, किसी प्रकार का चेंज क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी प्रकार का इंटरनल चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ये लिख लीजिए। उसके बाद देखो तुम लोग ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में, अब यहां से असली कहानी शुरू होती है उन लोगों की। हम लोग अभी तक इतना बस बेसिक पढ़ रहे थे उसके बारे में। इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वेडिंग जमाइएगा अलग से। क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। क्लोज्ड सिस्टम, अब ध्यान से सुनना क्लोज सिस्टम को। इधर देखो, इसको मिटा देना, अरे अब लिख लेना खुद से। इधर देखो क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ना कंट्रोल्ड मास सिस्टम, उसका एक और नाम है, इधर ध्यान से सुनिएगा। क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड मास सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड मास सिस्टम, कंट्रोल्ड मास सिस्टम। अच्छा, कंट्रोल्ड मास सिस्टम का मतलब क्या है कि यहां पे जो m है, ठीक ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। m क्या है, कांस्टेंट है। तो एक तो यहां पे एक प्रॉपर्टी इनकी ये हो गई, ठीक ना। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे किसी प्रकार का मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे प्रॉपर्टी, अगर कभी कोई भी तुमसे अलग से पूछता है तो क्या बोलोगे, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ मास, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ मास विथ द सराउंडिंग
विथ द सराउंडिंग। और तीसरी प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ठीक ना, कि यहां पे क्या होता है, एक आइडेंटिटी की एक चर्चा की जाती है, ठीक ना। आइडेंटिटी शुड बी सेम, ठीक ना, थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। आइडेंटिटी शुड बी सेम, ठीक ना। अच्छा, इसको और भी क्या लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन अ क्लोज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक ना, और ये हो गया उसके वॉल्स, ये हो गया पिस्टन, और मास। अब ये वो उसी के लिए एक एग्जांपल उसी के लिए ले रहा हूं, ठीक ना। थर्ड पॉइंट अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। आइडेंटिटी शुड बी सेम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक है, आइडेंटिटी शुड बी सेम का, ठीक ना। इस कंटेनर को थोड़ा सा और बड़ा कर लो और यहाँ पे बना लो तुम दो एरो और एक एनर्जी के लिए। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि मान लो कि किसी ने पूछा कि भैया एक बात बताइए, कंडीशन के अनुसार मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे कि मान लो मास कांस्टेंट रखने का मतलब, ये सिस्टम कैसा सा था मेरा, इस सिस्टम को मैंने, अभी सिस्टम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कंडीशन हमारे पास ये है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। मैंने माना किसी समय टी बज के, कितना बज रहा है अभी, कितना बज रहा है जी, 7:41 पे, ठीक ना, 7:41 पे इस पे कितना मास था, मैंने माना कि जो मेरा सबस्टेंस था, ठीक ना, उस सबस्टेंस का मास कितना था, 10 kg था। कितना था भैया, 10 kg था, ठीक। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं कि इस समय के बाद हम इसमें 5 kg इन भी करा रहे हैं, ठीक, और साथ ही साथ क्या करा रहे हैं, 5 kg आउट भी करा दे रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक ना। एक इसी समय पे मैं क्या कराता हूं, 5 kg इन भी करा दे रहा हूं और 5 kg आउट भी करा दे रहा हूं, तो भी तो ये सिस्टम मेरा अभी भी 10 kg ही बना हुआ है। बताना, क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, कंडीशन है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए क्लोज सिस्टम में, और मैं कर क्या रहा हूं कि इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सिस्टम में 10 kg का मेरे पास टोटल सबस्टेंस था, मैं इसमें 5 kg इन भी करा रहा हूं और 5 kg क्या करा रहा हूं, आउट भी करा दे रहा हूं, तो भी तो हर समय 10 kg बचा हुआ है। हर समय मास कितना है, 10 kg कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए, क्या ये सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है कि नहीं है। क्वेश्चन है आपका, वेदर दिस सिस्टम इज क्लोज्ड और नॉट, इज क्लोज्ड और नॉट। क्वेश्चन देखो, पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये था कि हम लोग क्लोज सिस्टम की उस वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखते हैं जो डेफिनेशन ये कह रहा है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और मैंने एक सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम में 10 kg मास था, 10 kg सबस्टेंस था, मैंने उसमें 5 kg इन कराया और उसी समय मैंने क्या, मतलब साथ ही साथ 5 kg मैंने बाहर भी निकाल दिया अपने सिस्टम से। तो एक बात बताइए, मास हर समय 10 kg मेंटेन है, तो क्या ये सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है कि नहीं है। कई जनी बोले हैं लोग है, याद रखिएगा नहीं है, ठीक ना, आप लोग गलत बता रहे हैं। एक बात बताओ, क्लोज सिस्टम होने के लिए बस एक कंडीशन नहीं थी, क्लोज सिस्टम होने के लिए 3 कंडीशंस डिफाइन करी गई हैं। हम लोग को इसीलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ कि हमारा ध्यान बस इस वाली कंडीशन पे रह जाए, हम लोग ये और ये वाली कंडीशन भूल जाएं। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही थी कि अगर मेरा सिस्टम क्लोज है, अगर मेरा सिस्टम क्या है, क्लोज है, तो वहां पे सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का मास इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना भैया। क्या ये बाहर से ही तुम लोग मास इन करा रहे हो और फिर से ये मास बाहर 5 kg बाहर ही तो जा रहा है सराउंडिंग में। तो एक बात बताओ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या हमने दूसरी वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया। अरे बोलो,
क्या मैंने दूसरी वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया? और साथ ही साथ देखो आइडेंटिटी वाली कहानी, आइडेंटिटी क्या है, पहले पता नहीं कौन से मटेरियल का तुमने डाल रखा था, पता नहीं कौन सा मटेरियल था तुम्हारे पास, मान लो पहले तुमने पानी 5 kg डाल रखा, 10 kg पानी था तुम्हारे पास, तुमने बाद में अगर शहद मिक्स कर दोगे तो भी तो तुम मास मेंटेन कर सकते हो यार, तो तुमने वहां पे आइडेंटिटी बदल दी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब ऐसा समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास तुम कोई एक पार्टी करना चाह रहे हो, ठीक ना, और तुम्हारे घर पे कंडीशन लगा दी गई, मान लो तुम्हारे घर में 2 दरवाजे हैं, ठीक ना, दोनों दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, और तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर कंडीशन लगा दिए कि देखो बस उतने ही बच्चों को ले आना जिनका वजन 45 kg हो, ठीक ना। तुम्हारे पापा ने क्या कहा कि बस 45 kg वाले बच्चों को ही क्या करना, दावत देना, ठीक ना। तुमने क्या बोला, तुमने क्या किया, 45 और बस 4 बच्चों को दावत देना, ठीक। तो तुमने क्या किया, पहले 4 अपने 45 वाले दोस्तों को बुला लिया, उसमें से मान लो तुम्हारे एक के साथ नहीं बनती है, लेकिन 45 kg का था तो तुमने उसको बुला लिया है। तो तुमने किया क्या, अपने एक दूसरे वाई फ्रेंड को, माना कि वो वाला फ्रेंड तुम्हारा एक्स था, तो तुमने अपने दूसरे दरवाजे से किसी वाई फ्रेंड को एंटर करा रहे हो और इस वाले दरवाजे से उस एक्स वाले दोस्त को क्या करा दे रहे हो, बाहर करा दे रहे हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आइडेंटिटी बदल जा रही है, ठीक ना। ये जो मास वाली कंडीशन थी जो तुम्हारे पापा ने लगा रखी थी, तो तुम उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक ना, तो आइडेंटिटी गड़बड़ा दे रहे हो तुम। तो वही आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, मतलब सेम मटेरियल रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक ना। तो एक आइडेंटिटी वाली कहानी भी यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, ठीक ना। आइडेंटिटी कभी नहीं बदलनी चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम की क्लोज सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि आइडेंटिटी शुड बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, या फिर ऐसे ही बस लिख दो आइडेंटिटी शुड बी सेम। आइडेंटिटी हमारे जिस मटेरियल की हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क क्लोज सिस्टम में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि हमने क्वेश्चन में बस इस वाली कंडीशन को ध्यान में रखा, इस वाली और इस वाली कंडीशन को हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज लाता हूं तो आइडेंटिटी में बदलाव आ जाएगा। पहले वैसे कि मान लो पानी ही डाल रहे हो तुम लोग, तो पहले पानी के मॉलिक्यूल्स हो सकता था अलग प्रकार से अरेंज हो, ठीक ना, स्टेबल हो। जब तक हमने पानी मिक्स कर रहा था, जब तक तुमने पानी मिक्स नहीं करा था, जब तक ना ही इन कराए थे ना ही आउट करा, हो सकता था पानी तुम्हारा स्टेबल कंडीशन में हो, मतलब उसकी उस टाइम स्टेबल आइडेंटिटी जो थी वो स्टेबल कंडीशन वाली डिफाइन करी थी। हो सकता है कि जब तुम पानी उसमें इन करा रहे हो और पानी आउट करा रहे होगे, पानी ही है, ठीक ना, अभी भी, लेकिन उस टाइम उसकी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, ठीक ना। हो सकता है उसका टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आ जाए तुम्हारे पानी इन कराने से या फिर पानी आउट कराने से। तो आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लोज सिस्टम की ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मास शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट, और बस यही नहीं सफिशिएंट है, दूसरा और तीसरा भी लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो कभी भी अगर कहीं क्लोज सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो आपको ये तीनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि क्या ये 3 की तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो पहले तो क्लोज सिस्टम हेडिंग जमा करके ये तीनों चीजें लिख लीजिए, उसके बाद ये एक क्वेश्चन के तौर पे लिख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कौन सा वाला सिस्टम हो जाएगा, ये ओपन सिस्टम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक ना। ये ओपन सिस्टम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर यही मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता, अगर ये दोनों संभव नहीं होता, तब क्या होता ये, तब क्या होता ये, तब हमारा ये क्लोज सिस्टम होता, ठीक ना। तो ये फोटो बना लीजिए जल्दी जल्दी, तो उसके बाद हेडिंग जमाइए। अच्छा, एनर्जी के बारे में तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो एनर्जी का ट्रांसफर हो ही सकता है, ठीक ना। 2 प्रकार से हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो 3 चीज, ये जो 3 पॉइंट लिखे हो ना क्लोज सिस्टम में, ये रिगार्डिंग मास है, ठीक ना, रिगार्डिंग मास है। अच्छा, रिगार्डिंग एनर्जी क्या लिखोगे कि हाँ भैया, अगर एनर्जी के रिगार्डिंग अगर क्लोज सिस्टम में कुछ लिखना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते हो, ट्रांसफर इज पॉसिबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक ना। चलिए ये इतना लिख लीजिए, तो आगे हेडिंग जमाइएगा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हो गया क्या? क्वेश्चन इसमें ये लिखा गया था, मैंने बस क्वेश्चन बोल दिया था, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये था तुम लोगों का
कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम दिया गया है, एक ऐसा वेसल दिया गया है या फिर एक कोई ऐसा कंटेनर दिया गया है जिसमें तुम्हारे पास पहले से 10 kg मास का कोई एक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक। इसमें हम लोग इस वाली कंडीशन को क्लोज सिस्टम की m बराबर कांस्टेंट वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक ही समय पे 5 kg मास एंटर करा रहे हैं और 5 ही kg मास इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। तो क्या हर समय इसमें 10 kg मास मेंटेन रह रहा है? तो ये जो है, ये वाले जो कंडीशन है सबस्टेंस को अंदर ले जाने का और फिर उतना ही सबस्टेंस को बाहर ले जाने का, इस कंडीशन को करने के बाद भी हमारी ये प्रोसेस करने के बाद भी हमारा पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये जो मेरे पास सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम है कि नहीं है? तो याद रखिएगा नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी और तीसरी वाली कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं ये लोग, ठीक ना। तो वही यहां पे लिखा है वेदर दिस सिस्टम इज क्लोज्ड और नॉट, whether this system is closed or not। तो क्या बोलोगे? this system is not a closed system, this is an open system। और अगर मैं यहाँ पे मास पे क्रॉस का साइन लगा दूं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब ना ही इसमें किसी प्रकार का इन करा पाओगे मास, ना ही किसी प्रकार का मास बाहर करा पाओगे, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ क्लोज सिस्टम, ठीक ना। तो हेडिंग जमाइए अगला, ओपन सिस्टम। हो गया ना, सारा मिटाएं, बताना। हेडिंग जमाइए ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम को याद रखिएगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। और इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम, ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। ओपन सिस्टम को, ओपन सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल्ड मास, ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम, ठीक ना। कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। और यहां पे ऐसा नहीं कि V हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो वाली कंडीशंस मत लगाइएगा, ठीक ना। यहां पे अब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास ओपन सिस्टम का कोई एक फोटो बना ले, क्लोज सिस्टम का तो हो गया था। वहां पे क्लोज सिस्टम वाले में मास पे ऐसे क्रॉस का साइन और एनर्जी पे ऐसे प्लस का वो टेक आउट कर दीजिएगा, ठीक ना। वो जो फिगर बनाए थे वो किसका फिगर था? क्लोज सिस्टम का था, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, ओपन सिस्टम समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मान लो कुछ भी बना ले, ज्यादा बड़ा हो गया, उसमें मैंने क्वेश्चन के तौर पे बताया था, अगर वहां पे किसी प्रकार का इंटरेक्शंस ना हो पाए मास का, तो वही क्या हो जाता? क्लोज का हो जाता। इसको बाहर निकालो, ज्यादा मजेदार हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये मैंने माना कि ये क्या है, मेरा इनलेट पॉइंट है, ठीक, और ये मेरा क्या है? एग्जिट पॉइंट है। क्योंकि ओपन सिस्टम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा मास का भी इंटरेक्शन पॉसिबल है और एनर्जी का भी इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक ना। तो इसमें नाम इसका बताई थी, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने माना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग ऐसे बस बता देते हैं ना कि मास इन कर रहा है और मास एग्जिट कर रहा है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको हमेशा इनलेट वाले को mi डॉट से लिखा जाता है और एग्जिट वाले को me डॉट से लिखा जाता है। कोई बताएगा क्या है इसका मतलब? मैं ये बता चुका हूं तुम लोग को पहले। अगर कभी भी डॉट के साथ लिखा गया हो तो वो क्या बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है टाइम के रिस्पेक्ट में, याद है? x डॉट x डबल डॉट, अरे बोलो, चलो। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि और कभी भी याद रखना, मास का ट्रांसफर हो, वर्क एनर्जी का ट्रांसफर हो, वर्क की चर्चा करो या हीट की चर्चा करो, सब का सब समय के साथ साथ होता है, ठीक ना। तो सब के सब टाइम के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि टाइम के साथ साथ बदलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ mi अमाउंट का मास एंटर कर रहा है और समय के साथ साथ mi अमाउंट का मास एग्जिट कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? dmi/dt, और ये क्या लिखा हुआ है? dme/dt। हम लोग हमेशा इन जनरल बस q लिख देते हैं ना, q लिख देते हैं, w लिख देते हैं, m लिख देते हैं, याद रखिएगा वो प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक ना। हमको हमेशा ये डॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये प्रॉपर वे है।
जो कि क्या बताता है कि हाँ भैया देखिए समय के साथ साथ सारी चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, समय लगता है ना भाई, ठीक ना। हाँ, दूसरी बात क्या है, इसको याद रखना, इसको एक अलग नाम दिया गया है। ये जो तुम्हारा सिस्टम है इसको अलग नाम दिया गया है, ये ओपन सिस्टम है तुम्हारा, और इसके जो सरफेस है ना, इस सरफेस को भी एक अलग नाम दिया जाता है, मुझे इसका नाम भूल रहा है। इस बाउंड्री लाइन को हम लोग कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप अपने ओपन सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। और कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम जो तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसके जो सरफेसेस होते हैं उस सरफेस को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। ओपन और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या है, मास का भी ट्रांसफर संभव होता है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, ये तो मैंने दिखा दिया कि चलिए मास का ट्रांसफर संभव है, साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर संभव है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्या बता तो चुका ही हूँ ये सारा तुम लोगों को, या फिर चलो लिख लो, लिखो। हियर द बाउंड्री लाइन इज नोन एज, controlled surface. Boundary line is known as control surface. Here the boundary line is known as control surface. हो गया? किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लो जरा। Here the boundary line is known as control surface. दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, इन ओपन सिस्टम द इंटरैक्शन between system and surrounding is either through mass or energy। अब यहाँ पे मास से रिगार्डिंग ना बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। हम लोग बस ऐसे जनरल बोल देते ना कि भैया देखिए मास का ट्रांसफर है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। मास के ट्रांसफर से भी कुछ एनर्जी रिलेटेड है, ठीक ना। देखो वो क्या है वो बता देता हूं। देखना, इंटरैक्शन ओपन सिस्टम में हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, मास के भी फॉर्म में हो सकता है, और कौन सा जी, एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक ना। एनर्जी वाला जो था ये हीट के फॉर्म में हो सकता है और वर्क के फॉर्म में हो सकता है। यहां तक की कहानी तो सभी को क्लियर थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ एनर्जी मास से के साथ भी एसोसिएटेड होती है। चलो फिर से देखो, फिर से बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओपन सिस्टम में इंटरेक्शन दो प्रकार से होगा, या तो मास के टर्म्स में या फिर एनर्जी के टर्म्स में। एनर्जी के रिगार्डिंग तो हमको पता है कि एनर्जी आगे जाकर के दो हिस्सों में टूट जाएगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या मास के रिगार्डिंग भी कोई एनर्जी मिलेगी क्या यहाँ पे हमारे ओपन सिस्टम में। तो याद रखिएगा, हाँ। अब देखो मास के रिगार्डिंग 4 प्रकार की एनर्जी है, कौन कौन सी, तो ये देख, मास के रिगार्डिंग हमारे पास देखो, ये तो एनर्जी मैंने बोला ना, और इस एनर्जी को हमने पहले दिन समझा था, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क हमको इंटरेक्शन दिखाई पड़ सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर बाद मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं, तब तक देख ले, तब तक पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मास के रिगार्डिंग क्या है मेरे पास, मास के रिगार्डिंग भी इधर नहीं लिखते, इसको बीच में लिखते हैं। ये वाला फोटो बना लियो क्या, मिटा दें इसको, ये वाला फोटो बनाया है क्या, अच्छा नहीं बनाया हो तब यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, मास के रिगार्डिंग हमारे पास 4 प्रकार की एनर्जी है, ठीक ना। अब देखो वो कौन कौन सी है। सबसे पहला, अगर क्या हो, मेरा जो मास है, ठीक ना, अगर उसके पास किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर है, ठीक ना, तो उसके पास कौन सी एक एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी। तो रुक जाओ, कैसे लिखे इसको, ऐसे लिखो, रिगार्डिंग टेम्परेचर, कौन सी वाली एनर्जी होगी,
थर्मल एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी? मेरे मास के रिगार्डिंग। कौन सा? थर्मल एनर्जी। और यही थर्मल एनर्जी जो होता है ना, इसी को हम लोग आगे चल के देखोगे, पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के नाम पे। किसके नाम पे? इंटरनल एनर्जी के नाम पे, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो पहला तो हो गया किसके रिगार्डिंग? टेम्परेचर के रिगार्डिंग। अगर मेरे मास के पास, मेरे मैटर के पास कोई टेम्परेचर है तो उसके पास एक कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? थर्मल एनर्जी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद भैया 4 बताए हैं ना, तो अभी तो ये पहला हुआ, और बचे हुए 2 टे कौन से हैं? 3 और बचे हुए 3 देखिए भैया कौन से हैं। ऊपर वाला तो कई बार बता चुका हूं, ये वाला जो हिस्सा मिटाया हूं। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा जो है हम लोगों के पास वो है प्रेशर के रिगार्डिंग। कौन सा वाला? प्रेशर के रिगार्डिंग। अगर मेरे मास के पास, मेरे मास किसी प्रेशर के अंडर में हो, ठीक ना, तो दूसरा कौन सा? यहाँ पे लिखता हूं प्रेशर के रिगार्डिंग। इसको निकाल दो यार, छोटा छोटा हो। देखो कौन सा? प्रेशर के रिगार्डिंग। प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सी वाली एनर्जी आती है? फ्लो एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी आती है? फ्लो एनर्जी। वेल, हम लोग को ये वाला कहीं नहीं पढ़ना है, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग को कहीं चर्चा नहीं करनी है, लेकिन याद रखिएगा एमएसक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। फ्लो एनर्जी, या फिर कहीं कहीं तुमको कुछ किताबों में इसको प्रेशर एनर्जी के नाम से भी मिल सकता है, ठीक ना, प्रेशर एनर्जी। तो मास के रिगार्डिंग दूसरे प्रकार की एनर्जी कौन सी है? फ्लो एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी। तीसरा कौन सा है भैया? तीसरा कौन सा है? तीसरा है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। अच्छा, वो किसके कारण मिलेगा? अगर मेरा मास क्या हो? किसी मोशन में हो, जैसे कि जो मेरे पार्टिकल्स मैं क्या कर रहा हूं? कोई मोशन कर रहा हूं, ठीक ना। तो रिगार्डिंग मोशन, ये मैं जो पहले वाली चीज लिख रहा हूं ना, ये मैं रीजन लिख रहा हूं, और जो इधर वाली चीज लिख रहा हूं वो मैं ये बता रहा हूं कि इस रीजन के कारण मेरे मास के पास कौन सी एनर्जी है, ठीक ना। तो अगर क्या है, मोशन में है मेरा पार्टिकल, या फिर जो मेरा मास है, जो मेरा मैटर है, जो मेरा सबस्टांस है, अगर मोशन में है तो इसके पास कौन सी वाली एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और एक बहुत मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है डेटम लाइन, ठीक ना। डेटम लाइन, अगर डेटम लाइन से एलिवेशन पे है, ठीक ना, मेरा मास या फिर जो भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो मेरा है, अगर डेटम लाइन से क्या, अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डेटम लाइन क्लियर हो जाएगा। क्या है? अगर मेरा मास डेटम लाइन से, या फिर जो मेरा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, अगर डेटम लाइन से क्या है, एलिवेशन पे है, कुछ ऊंचाई पे है, ठीक ना, किसी हाइट पे है, ठीक ना, तो एलिवेशन के कारण कौन सी एनर्जी मिलती है? वो मिलती है हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ओपन सिस्टम की जब चर्चा की जा रही है तो देखने में तो लग रहा है भैया कि बस 2 ही प्रकार का एनर्जी चर्चा कर सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। लेकिन असलियत में देखो तो क्या टोटल 6 प्रकार से एनर्जी डिस्कशन किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है उन 6 का 6 क्या एक साथ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, अभी तक तुम सब क्या पढ़ते आया था? अभी तक ये पढ़ते आया था कि भैया देखिए, अगर जो भी ट्रांसफर है, जो भी इंटरैक्शंस हैं वो या तो मास के ट्रांसफर के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे या फिर एनर्जी के ट्रांसफर के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। चूंकि ओपन सिस्टम पढ़ रहे हो तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर एट अ टाइम एक ही समय पे हो रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एनर्जी को फिर से आगे जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है कि या तो हीट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा या फिर वर्क के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। या तो हीट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा या फिर वर्क के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो देखने में तो ये लग रहा है कि भैया चलिए मास का तो अलग हो गया, एनर्जी को अलग बस 2 ही हिस्से में बढ़ सकता है। लेकिन देखो आज से याद रखना कि मास के रिगार्डिंग हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की एनर्जीज हैं। कितने प्रकार की? 4 अलग अलग प्रकार की एनर्जीज हैं। और कौन कौन सी? सबसे पहला थर्मल एनर्जी। कौन सा वाला? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। दूसरा कौन सा? दूसरा बताइए, फ्लो एनर्जी। कौन सा वाला? फ्लो एनर्जी। या फिर
प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी खुद से लिख लेना। तीसरा कौन सा, अगर मोशन में है मेरा मास, मेरा मैटर, मेरा पार्टिकल अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर थोड़े एलिवेशन पे है, ठीक ना, तो कहीं से भी, जैसे कि अगर मान लो कि ये मेरा सरफेस है, ठीक ना, और इस सरफेस पे मेरा मास यहाँ पे है, तो ये सरफेस पे अगर मैं ये जो सरफेस है या फिर ये जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेटम लाइन बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट जो माना जाता है ना, रेफरेंस पॉइंट स्टडी करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये आपका वो वाली लाइन है जहाँ पे से आपको अपना स्टडी करना है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वो वाला सरफेस, अगर ये z बराबर 0, जैसे कि अब एक्सिस के टर्म्स में समझते हैं, x y और ऊपर वाला z, फिर से ध्यान से देखिए, x y और ऊपर वाला z, तो ये z बराबर 0 वाली जो लाइन पे अगर मैंने मान लो चर्चा करनी शुरू करी, और मेरा जो इसकी मान लो मुझे चर्चा करनी, और अगर ये किसी हाइट h पे है तो ये डेटम लाइन से h हाइट पे है, यानी कि z बराबर 0, फिलहाल इस कंडीशन में z बराबर 0 को अगर मैं क्या मानता हूँ, रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, तो z बराबर 0 वाली जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं, ठीक ना। बोलो समझ में आया। तो डेटम लाइन से अगर किसी एलिवेशन पे है तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मेरे मास के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देख अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड वाली सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो बोलो मिटाएं कि लिखोगे, बताना जल्दी बताना, मिटा दें। कि क्या था कि मेरे पास एक कोई वेसल था, ठीक ना, और उस वेसल में, अब देखो जो जितना तुम लोग का जितना चीज पढ़े हो ना, सबका अभी डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे तुम लोग का। अगर कोई डाउट भी होगा तो भी इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक, और कंटेनर का ये मेरा इनलेट पॉइंट है और ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। क्या है ये, एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे z बराबर 0 पे मैंने वो डेटम लाइन मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान दिया, ठीक। और क्वेश्चन है आपका कि इनिशियली मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना, मास का ट्रांसफर हो रहा है समय के साथ साथ, ठीक, लेकिन इनिशियली मास ट्रांसफर इज अलाउड, ठीक, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन किसी प्रकार का ये जो मेरा सिस्टम है ना ही वर्क के अंडर में है, ठीक ना, नो वर्क, और ना ही किसी प्रकार का हीट के अंडर में, या फिर ना ही इसके पास ना ही किसी प्रकार का ये किसी हीट ट्रांसफर के कंडीशन में है, और ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार का वर्क किया जा रहा है, ना ही कोई इसको हीट दी जा रही है, नाइदर हीट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बात बताइए कि जब तक इसके ऊपर ना तो वर्क है ना ही हीट है, और एनर्जी जो होता है, एनर्जी ट्रांसफर जो है वो तो या तो हीट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा या फिर वर्क के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। यहां पे बस मास का ट्रांसफर अलाउड है, ना ही वर्क है ना ही हीट है। तो ये बताइए क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा क्या? इज एनर्जी ट्रांसफर ऑकरिंग? बताना जरा तुम लोग। देखो मास का ट्रांसफर अलाउड है, ठीक ना, लेकिन एनर्जी का किसी प्रकार की चर्चा अभी नहीं की गई। इनिशियली मेरी बॉडी के ऊपर ये जो मेरा वेसल है, इसमें ना तो हीट दी जा रही है ना ही इसके ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है, लेकिन मास का ट्रांसफर अलाउड है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या एनर्जी का ट्रांसफर कहीं ना कहीं ऑकर कर रहा होगा कि नहीं ऑकर कर रहा होगा? जरा तुम लोग बताओ, ऑकर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब देखो कैसे पता करोगे कि कौन सा वाला है, ठीक ना, कौन सा वाला है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो क्या है कि ये यहां पे समय के साथ साथ मान लो 10 केजी मास एंटर कर रहा है और 5 केजी मास क्या कर रहा है, और मान लो 10 ही केजी मास, जैसे मान लो चलो 10 ही केजी मास क्या हो रहा है, एग्जिट भी कर रहा है। जरा बताइए कौन सी वाली एनर्जी होगी, कौन सी वाली एनर्जी की चर्चा करोगे यहाँ पे? ये z बराबर 0 से यहां से मैंने माना कि ये है 10 मीटर की हाइट पे और ये है 5 मीटर की हाइट पे,
कितने मीटर की हाइट पे है ये? 5 मीटर की हाइट पे है। तो क्वेश्चन आपका ये है पोटेंशियल एनर्जी को याद करो। अंतिम में क्या बताए थे? डेटम लाइन से अगर एलिवेशन पे है मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, अगर डेटम लाइन से किसी एलिवेशन पे है तो कौन सी वाली एनर्जी होगी? हमेशा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा तनी एक्सप्लेन करो पोटेंशियल एनर्जी कैसे है इसमें, ये कोई बताएगा क्या? इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? ये तो मान लो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बता दिए कि हाँ भैया डेटम लाइन से एलिवेशन पे है तो होगा, कैसे होगा ये कोई बताएगा क्या? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो, ये भी बना लेना भैया सरफेस वाला अपना कंट्रोल। हाँ लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी दिखाई पड़ेगी तुम लोगों को? ध्यान से देखो, यहाँ के रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालो और यहाँ के रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वैल्यू कम आएगी तुम लोग की, तो तुम लोग क्या बताओगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? सेव हो जा रही है, मेरे मास के अंदर रह जा रही है, ठीक ना। तो ये पहले 10 kg एक ये फिगर बना ले, 10 kg इन 10 kg आउट, और वहां पे नीचे लिख लेना, एक लाइन बोल दे रहा हूं, लिखो बोले बताना। ये फोटो पहले अच्छे से बना लो, ये ऊपर का क्वेश्चन लिख लो और ये सब बना लो, तो अच्छे से सब लिखवा देता हूं, ये वाली चीज लिखवा देता हूं, तुम लोग को याद रहेगा। लिखो कहां पे? इनिशियली मास ट्रांसफर इज अलाउड बट नो वर्क नाइदर हीट इज प्रोवाइडेड किसी प्रकार का किसी प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफर ऑकर करेगा? हाँ करेगा। मास के रिगार्डिंग जो जितने प्रकार के हैं वो सभी के सभी ऑकर कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे सबके लिए कंडीशन है, कब पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफर बताएंगे, कब हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला बताएंगे, कब हम लोग थर्मल वाला बताएंगे, कब हम लोग फ्लो एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे या प्रेशर एनर्जी के बारे में चर्चा। तो पोटेंशियल वाली कहानी समझ में आ गई, तो यहाँ पे लिखेगा पूरा प्रॉपर तरीके से लिखेगा। लिखो यस इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, यस इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल इवन if work and heat is not being discussed, even if work and heat is not being discussed, even work and heat is not being discussed, work and heat is not being discussed, ठीक ना। अब लिखिएगा, देखो हम लोग को फ्लो एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, तो फ्लो एनर्जी के बारे में बहुत नहीं बता भी नहीं पाऊंगा मैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा हमको मिला भी नहीं है फ्लो एनर्जी वाला, तो उसके बारे में बहुत नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, ठीक ना। 4 होता है। अब देख पोटेंशियल वाला तो है एग्जांपल, पोटेंशियल वाला समझ लो। यहाँ पे लिखो लेट इनलेट इज एट एन हाइट ऑफ 10 meters एंड एग्जिट एट 5 meters एंड let inlet is an height of 10 meters and exit at an height of 5 meter, 10 kg of mass, 10 kg of mass is being transferred from both the openings using the formula of PE बराबर mgh, using the formula of PE बराबर mgh, we can say that is being transferred from both the openings या फिर both the ends. Using the formula PE बराबर mgh, we can say that some amount of potential energy is being stored inside the mass. Some amount of potential energy is being stored inside the mass. ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, कितना आएगा? सब 10 10 10 मान लो तो कितना आ जाएगा? 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500 के करीब, 500 10 10 हाँ 500 के करीब। तो ध्यान से देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी इनलेट के जगह पे, आउटलेट में या फिर एग्जिट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर हो गई ओपन सिस्टम में, ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग, काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग लिखिएगा। माना कि क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से
यहीं पे बनाना तुम लोग फोटो, ठीक ना। फिर से दूसरा वाला 20 मीटर पर सेकेंड से इनलेट में है, ठीक ना, इन कर रहा है, लेकिन 30 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है और 30 मीटर पर सेकेंड से एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या मेरा मास मेरा मोशन में है, और मोशन में रहता है तो किसकी चर्चा की जाती है, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा की जाती है, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा की जाती है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ पे जरा काइनेटिक एनर्जी निकालो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालो। क्या यहाँ पे v एग्जिट पॉइंट पे ज्यादा है और एंटरिंग पॉइंट पे कम है, यानी कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, हमारी बाहर आ रही होगी, ठीक ना। v की वैल्यू ज्यादा है तो लिखिएगा if at inlet mass is entering at 20 meter per second, mass is entering at 20 meter per second, but getting out through exit at 30 meter per second, but getting out through the exit at 30 meters per second. In this case some amount of kinetic energy, हमारे सिस्टम का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। इन दिस केस सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, is getting out of the system, is getting out of the system, is getting out of the system, is getting out of the system। हो गया। तीसरा और अंतिम हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो कौन सा है, वो है हम लोगों का कि कौन सा वाला डिस्कस कर लो, कि माना कि शुरुआत में जो एंटर कर रहा था वो कुछ 100 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा था और एग्जिट कितने पे कर रहा था, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से देखिए, जब टेम्परेचर की चर्चा की जाएगी तो कौन सी वाली एनर्जी की चर्चा की जाएगी, थर्मल एनर्जी की। जब टेम्परेचर की चर्चा करोगे तो कौन सी वाली एनर्जी की चर्चा की जाएगी, थर्मल एनर्जी की। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से तो क्या 40 डिग्री का अंतर आ रहा है, अरे बोलो। तो वो जो थर्मल एनर्जी 40 डिग्री वाला है वो कहाँ रह जा रहा है, ध्यान से देख, एंटर तो 100 पे कर रहा था, एग्जिट 60 पे कर रहा है, यानी कि 40 डिग्री के रिगार्डिंग जो थर्मल एनर्जी है वो अंदर ही रह गई। 40 डिग्री के रिगार्डिंग जो मेरा मास 100 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा था बट 60 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिट कर रहा है, तो 40 डिग्री के रिगार्डिंग जो थर्मल एनर्जी है वो किस में रह गई भैया, मेरे सिस्टम में ही रह गई। 40 डिग्री के रिगार्डिंग जो थर्मल एनर्जी है वो किसमें रह गई, मेरे सिस्टम में ही रह गई, ठीक ना। तो ये भी टिक कर लीजिएगा। तो इसको भी लिखवा दे क्या, थर्मल एनर्जी वाले को, ये खुद से लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या लिखोगे इसमें भी कि लेट एट द इनलेट द मास इज एंटरिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस विच रिप्रेजेंट्स that the thermal energy regarding the 40 degree Celsius is being stored inside the system, तो देखो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम इतने छोटे नहीं तो सब जितना हम लोग पढ़ के खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन, अभी जिस दिन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा ना तो उस दिन हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। अब देख, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक ना, यही वाला क्वेश्चन था। और उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर का चर्चा कर रखा था, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और साथ और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था नन ऑफ दीज। MSQ का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था, नन ऑफ। क्वेश्चन ये था कि मास का भी ट्रांसफर अलाउड है, हीट का भी मतलब मास का भी ट्रांसफर अलाउड है, एनर्जी का भी ट्रांसफर अलाउड है। तो एक बात बताइए, कौन सी वाली एनर्जी संभव है, किस वाली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो अगर नहीं पता रहेगा तो क्या टिक करके आओगे,
ये वाला टिक कर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, क्योंकि भैया एनर्जी के रिगार्डिंग तो बस दो ही है ना, और इसीलिए उस क्वेश्चन में दे रखा था स्पेशली कि वहां पे वर्क या फिर हीट दोनों ही अलाउड है, मतलब वहां पे वर्क हीट नहीं दिया हुआ था, वहां पे लिखा था कि एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। एक मेरे पास एक ओपन सिस्टम है, क्वेश्चन सुन लीजिए क्या था, क्वेश्चन था कि एक ओपन सिस्टम है, उस ओपन सिस्टम में बताइए कि कौन कौन सा एनर्जी ट्रांसफर संभव है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से टिक करना था। ठीक, ओपन सिस्टम था तो उसमें कौन सा मास भी ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक, और ऑप्शन में ये 4 ऑप्शंस में से टिक करना था, एमएसक्यू था। तो अब एक बात बताओ, नहीं पता रहता तुमको तो कौन सा टिक करके आते, नन ऑफ दिस टिक करके आते, क्योंकि एनर्जी के ट्रांसफर में तो ना इसकी चर्चा की गई, ना इसकी चर्चा की गई, ना ही इसकी चर्चा की गई। लेकिन अगर यही क्लोज सिस्टम के लिए पूछ देता, तो अगर यही किसके लिए पूछता, क्लोज सिस्टम के लिए पूछता, तो नन ऑफ दीज ही टिक करके आते, क्योंकि वहां पे ना थर्मल ऑकर करता, ना काइनेटिक और ना ही पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे मास का ट्रांसफर संभव नहीं है। तो क्वेश्चन, हाँ तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये थर्मल काइनेटिक पोटेंशियल तभी चर्चा करोगे जब मास की चर्चा की जाए, ठीक ना। बताना, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई। फ्लो एनर्जी की हम लोग चर्चा नहीं करते, प्रेशर डिफरेंस रहता है, ठीक ना, प्रेशर डिफरेंस रहता है। यहाँ पे किसी और पास्कल पे एंटर कराओ, यहाँ पे किसी और पास्कल पे एग्जिट कराओ, तो उसके रिगार्डिंग जो, जैसे कि मान लो शुरुआत ज्यादा प्रेशर के साथ एंटर करा रहे हैं और कम प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है, मतलब प्रेशर के रिगार्डिंग जो इंटरनल एनर्जी है, जो फ्लो एनर्जी है, ठीक ना, इंटरनल एनर्जी नहीं, जो फ्लो एनर्जी है और जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जा रहा है, मास के अंदर ही मेरे रह जा रहा है, ठीक। तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, इसीलिए है ही नहीं, कहीं नहीं है, ठीक ना। इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे पढ़ते हैं लोग, थर्मोडायनेमिक जब वो लोग पढ़ते हैं लोग तब पढ़ाया जाता है वो। तो हम लोग को मेन, हम लोगों को इन 3 से मतलब है। बहुत मानो तो लिख लो, एक चौथा भी लिख लो, ठीक ना। मेरे पास कलरफुल चौक नहीं तो हम चौथा भी बता देते हैं, ठीक ना। तो ये था तुम लोगों का थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। आइसोलेटेड फिर से बताऊं क्या, आइसोलेटेड खुद से लिखना, आइसोलेटेड बता चुका हूं, ठीक ना। आइसोलेटेड में बस लिख लीजिएगा, आइसोलेटेड क्या है, इट इज एन स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड इज एन स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम, जहां पे मास का भी जहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं अलाउड है, ठीक ना। अगर ये पूछा हुआ है, ठीक ना, तो वही वहां से भी बना सकते हो। एक और डेफिनेशन है कि आइसोलेटेड सिस्टम इज एन स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम वेयर एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक ना। ऐसे फर्जी डेफिनेशन है लेकिन ठीक है, चलता है, ठीक ना। बताओ समझ में आया टाइप्स ऑफ सिस्टम, बताना। अरे बोलो, क्या टाइप्स ऑफ सिस्टम सभी को समझ में आया। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे थर्मो इक्विलिब्रियम वाला, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, और एक इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हो जाता है तो, ठीक ना। तो आज की क्लास ये पे एंड करते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में भी दिक्कत होगा। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। सेकेंड ईयर से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब फर्स्ट ईयर वाले ही बोल रहे हैं। कोई ज्वाइन करा है सेकेंड ईयर का, विकास और आयुषी को छोड़ के? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? पूछो क्वेश्चन कुछ, हाँ ना कुछ तो बोला करो। चलो चलो तब ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो एंड कर रहे हैं, ठीक ना। कल हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। वो जो पीवीटी के बारे में जो चर्चा की गई थी कल, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। या फिर हो सके तो शाम को, अगर मन किया तो शाम को ही पढ़ा दूंगा, ठीक ना, आज शाम को। अगर ये वाला कंप्रेस हो जाता है वीडियो तो शाम को ही हम लोग क्लास ले लेंगे उसकी भी, ठीक ना। एक्सपेक्टेड है कल या परसों से फर्स्ट ईयर की भी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक ना। चलो ठीक है, ठीक है, लीव कर सकते हो।